तो दोस्तों बहुत हुआ बकवास, अब चलते हैं वीडियो पे सीधे। और दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है OFRA का पूरा नाम, यानी दोस्तों OFRA का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है ऑन फार्म एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये हो गया आपका OFRA का पूरा नाम, ऑन फार्म एग्रीकल्चर रिसर्च। और आगे ये दोस्तों आगे है आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर कृषि प्रणाली के प्रकार है। तो दोस्तों आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर कृषि प्रणाली के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 7 प्रकार है, ठीक है। और दोस्तों आगे है रैंचिंग कृषि कहाँ प्रचलित है दोस्तों रैंचिंग कृषि जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका तथा पर्वतीय भारत में प्रसिद्ध है। और दोस्तों रैंचिंग कृषि क्या होता है? तो दोस्तों रैंचिंग कृषि का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे चारागाह होता है, लोग अपने पशुओं को स्पेशली चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका रैंचिंग कृषि, जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका तथा भारत के कुछ हिस्से पर्वतीय हिस्सों में प्रचलित है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे है फसलोत्पादन के साथ साथ पशुपालन तथा डेयरी उद्योग को कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अगर आप फसल उत्पादन के साथ साथ पशु पालते हैं और साथ ही साथ डेयरी उद्योग को भी रखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मिश्रित खेती। क्या दोस्तों? मिश्रित खेती, ठीक है। और आगे है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ ITK, यानी दोस्तों ITK का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका मतलब होता है इंडिजेनियस टेक्निकल नॉलेज, यानी दोस्तों स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान, ठीक है दोस्तों। इंडिजेनियस टेक्निकल नॉलेज हो गया आपका ITK का फुल फॉर्म। और आगे है दोस्तों विश्व में कितने खाद्य फसल हैं दोस्तों? तो दोस्तों विश्व में कुल 3000 ऐसे फसल हैं जिसको खाया जाता है, ठीक है। और आगे है विश्व में कुल कितने खाद्य फसलों को व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है? वैसे तो दोस्तों खाद्य फसल का संख्या 3000 है, लेकिन उसको कमर्शियल बेसिस पे कितने फसलों को उगाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कमर्शियल बेसिस पे मात्र 150 फसलों को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। और आगे है भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता। दोस्तों इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बात ऐसा है भारत का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो कम होते जाएगा। और दोस्तों उसी को बात जानते हैं। तो दोस्तों भारत में जो दोस्तों पर व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का उपलब्धता है वो मात्र 0.106%, यानी दोस्तों 0.106% नहीं होगा दोस्तों, हेक्टेयर होगा, यानी दोस्तों 0.106 हेक्टेयर। सोच लीजिए मात्र 0.1 हेक्टेयर जो है वो भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है। और दोस्तों आगे है तो टिकाऊ कृषि। दोस्तों टिकाऊ कृषि जिसको दोस्तों इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोला जाता है, और इस विषय का नाम है दोस्तों फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से, इस नोट के माध्यम से आप लोग समझें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ। ये जो टिकाऊ कृषि होता है जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोला जाता है, इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है, सुनते जाइए ध्यान से। कृषि का वह रूप जिसमें भावी पीढ़ी के संसाधनों को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कृषि का वह रूप जिसमें भावी पीढ़ी के संसाधनों के नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाए। जैसा कि दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन है जितने उपलब्ध हैं उसको इस तरह से यूज करना जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और आने वाले समय के लिए वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये हो गया। ये दोस्तों ये इस परिभाषा किसने दिया था? तो हार्वुड नाम का वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? हार्वुड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और आगे है दोस्तों 1 हेक्टेयर मछली के लिए कितने बत्तख पाले जा सकते हैं दोस्तों? और दोस्तों मछली पालने के लिए बत्तख की क्या ज़रूरत है मैं बताता हूँ। ये जो दोस्तों कृषि प्रणाली है तो ये तो हो गया, इसमें इसी बात को पढ़ना है, एक फसलों के साथ दूसरा फसल उगाना, पशुपालन के साथ खेती करना। तो ठीक इसी प्रकार ये भी है, मछली पालन के साथ बत्तख पाले जाते हैं। तो 1 हेक्टेयर मछली के लिए करीब 300 बत्तख पाले जाते हैं। तो बत्तख इसलिए पाले जाते हैं कि जो बत्तख का बीट होता है वो उसको मछली अपने भोजन के रूप में प्रयोग करती है। और बीट का मतलब होता है दोस्तों जो उसका उत्सर्जित पदार्थ होता है, मल होता है, उसको मछली अपना खाना बनाती है।
आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे है दोस्तों धान, मछली और सब्जी प्रणाली का विकास कहाँ किया गया। दोस्तों ये कृषि प्रणाली है, धान, मछली और सब्जी प्रणाली का विकास दोस्तों ये भवाली सागर तमिलनाडु में किया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया? जो धान, मछली और सब्जी प्रणाली है इसका विकास भवानी सागर, भवानी यहाँ पर ली लिखा हुआ है लेकिन ये भवानी होगा, भवानी सागर तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों आगे है शाकाहारी खेती कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो दोस्तों शाकाहारी खेती मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इन चारों प्रकार का नाम सुन लीजिए। पहला है दोस्तों शाकाहारी उन्नत खेती, दूसरा है शाकाहारी संयुक्त खेती, और तीसरा है शाकाहारी काश्तकारी खेती, और चौथा और आखिरी है दोस्तों शाकाहारी सामूहिक खेती। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, कि आप मेरे बताए हुए प्रश्नों को समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ एक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप किसी तरह का सुझाव लेना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, और लाइक तो भाई आप लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लाया जाता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इन तमाम प्रश्नों का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप पेपर देंगे तब, क्योंकि आप जाएंगे पेपर दें तो आपको पता चलेगा जो इस वीडियो में बताया जा रहा है ठीक इसी से प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। ये तो कंफर्म नहीं है कि ये सब प्रश्न आएंगे, लेकिन दोस्तों इससे बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। और आगे है दोस्तों निगम संचालित खेती किस देश में प्रचलित है। तो दोस्तों ये निगम, या जिसको दोस्तों कॉर्पोरेट बोला जाता है, दोस्तों निगम संचालित खेती मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी दोस्तों USA में क्या है दोस्तों प्रचलित, पॉपुलर है। ठीक है, USA में पॉपुलर है आपका निगम संचालित खेती या दोस्तों कॉर्पोरेट फार्मिंग। और आगे है दोस्तों शुष्क कृषि प्रणाली यानी दोस्तों ड्राई फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो दोस्तों शुष्क कृषि प्रणाली या जिसे ड्राई फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है, जहां वर्षा का जो मात्रा है वो 800 mm से कम होता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं दोस्तों शुष्क कृषि प्रणाली, जहाँ पे वार्षिक वर्षा 800 mm से कम होती हो। और आगे है दोस्तों भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र को किसने बांटा, मतलब भारत में जो आपके 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, आगे आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों जो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र है इसको योजना आयोग ने 1989 में वर्गीकृत किया। और दोस्तों कितने वर्गों में बांटा, आगे देखिए। आगे है भारत में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों। तो भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसको दोस्तों योजना आयोग ने 1989 ईस्वी में डिवाइड किया था या क्लासिफाइड किया था। ठीक है, और आगे है दोस्तों भारत में कुल कितने शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र है दोस्तों ये शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आपको फार्मिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये भास लिखा हुआ है, लेकिन ये भारत है। ठीक है, भारत में कुल कितने शस्य पारिस्थितिकीय क्षेत्र है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में कुल 20 शस्य पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं। कितने हैं दोस्तों, 20। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।